हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मैं क्लास 6 to 8 की भी वीडियोस बनाऊंगी एसएसटी और संस्कृत के लिए। तो आज फ्राइडे है, तो आज क्लास 8 का नंबर है। 8 में मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको भी पूरा चैप्टर समझना और सच में समझना है तो ही आप ये वीडियो देखना, क्योंकि बीच में छोड़ के तो बेकार ही होगा। और जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें या जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ें तो साथ में बुक पेंसिल वगैरह लेके बैठना, ताकि आप इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसे मार्क कर पाओ। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक स्टोरी से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टोरीज होती हैं हम लोग एस्केप कर देते हैं कि ये मुश्किल हो, मतलब ऐसा होगा कि सिर्फ जर्नली स्टोरीज है, ये यूज़फुल नहीं है। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी की स्टोरीज से ही हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, 3 बच्चों की यहाँ पे बात करी गई है, उसके थ्रू हम टॉपिक को समझेंगे। गुरप्रीत, मधु एंड टीना। ठीक है, 3 बच्चे हैं यहाँ पे। वो वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड, यानी कि वो जब गांव में से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान है, फार्मर है, वो ज़मीन में खुदाई कर रहा है। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग wheat एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर्स टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे गेहूँ उगा रहा हूँ और अब मैंने इसमें मैन्योर डाला है, खाद डाली है, ताकि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाए, साफ हो जाए, उपजाऊ हो जाए। ठीक है, he told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour। अब उसने बोला कि ये जो वीट है, ये जो गेहूं है, इससे उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं, काफ़ी अर्निंग होती है। अब ये गेहूं को कहाँ देगा? पहले मंडी में देगा, और मंडी से ये फैक्ट्रीज़ में लेके जाएंगे, और फैक्ट्रीज़ में से वो क्या क्या करेंगे, फैक्ट्रीज़ में उससे क्या बनाएंगे? वो ब्रेड बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसने उसे ये सब बताया। This transformation from a plant to a finished product involving 3 type of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इजी नहीं, मतलब इजी ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा इजी है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन समझ के चलना है। तो देखो, जब हमारे पास कोई भी एक चीज़ हो, प्लांट हो, जैसे कि वीट का प्लांट लिया था, प्लांट से हमने उसे गुड में बदल दिया, यानी प्लांट से, यानी गेहूं से हमने उसे उसका ब्रेड बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे हमें पैसे मिले। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, कोई भी एक ऐसा काम जिससे हमें पैसे मिले, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे 3 तरीके की एक्टिविटी होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती है। अब हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर हाँ, इससे हमें पैसे मिलेंगे, अर्निंग होगी, इस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और अब से सब कुछ इंपॉर्टेंट आना स्टार्ट हो गया है। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल चीज़ें, ऐसी जैसे नेचुरल चीज़ें क्या हो गई, पेड़ पौधे हो गए, इसको लेना, इसको पहले कलेक्ट करना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, अगर आपको ब्रेड बनाना है, ब्रेड बनाने के लिए हमें वो चाहिए, गेहूं चाहिए, वो फैक्ट्रीज में मिलेंगे, मतलब शॉप्स में मिलेंगे, लेकिन वो शॉप्स पे आए कहाँ से है? वो फार्मर्स वगैरह ने जो काम करा है, फार्मर्स की एक्टिविटी है, वो प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी प्राइमरी एक्टिविटी है। फिशिंग, यानी जैसे मछली को पकड़ना, मछली भी नेचुरल है, तो फिशिंग करना भी प्राइमरी एक्टिविटी है। गैदरिंग मतलब उसे इकट्ठा करना, ये इसके एग्जांपल्स है। अब सेकंड एक्टिविटीज़ आ गई। सेकंड एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जब हम उसको चेंज करते हैं, यानी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आटा पीस दिया, ये सब कर दिया, बुनाई करना, ये सब हो गया, कुछ बनाना, ऐसे ब्रेड बना दिया हमने। ठीक है, ब्रेड बन गया। सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने गेहूं लिया था। गेहूं लेना मतलब वो प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकंड नंबर पे है, हमने गेहूं से ब्रेड बना दिया, वो ब्रेड जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी। और तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, उसे बेचेंगे भी तो सही, सिर्फ दुकान में लाके रख तो नहीं देंगे ना, उसे बेचना, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, पैसे लेना, तो ये सब जो काम है ये होता है टर्शियरी एक्टिविटीज़, यानी कि जो फिर लास्ट में काम है, वो चीज़ तो बन गई, वो सेकंड में आ गया, लेकिन अब उसके बाद उसका करना क्या है, ये सब होती हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो 3 एक्टिविटीज़ हमने पढ़ ली हैं।
एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, मैंने बता दिया। इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग उगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि एक कृषि पक्ष देश है इंडिया, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, ठीक है। फेवरेबल टोपोग्राफी यानी कि अच्छा क्लाइमेट चाहिए हमें, अच्छा मौसम चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए अलग अलग चीज़ों को उगाने के लिए। यानी कि हमें कुछ उगाना है, गेहूँ उगाने हैं, चावल उगाने हैं या कॉटन उगानी है, तो सबके लिए अलग मौसम चाहिए, सबके लिए अलग हमें मिट्टी चाहिए, ठीक है। ये सब हमें चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे: एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, फसलें वगैरह उगती हैं। सेरीकल्चर, एस से सेरी, एस से सिल्क वॉर्म, ऐसे याद रखना। यहाँ पे सिल्क वॉर्म से हम काम करवाते हैं, ठीक है, उससे काम करवाते हैं फार्मर्स, यानी कि वो अपनी सॉइल में सिल्क वॉर्म को डालते हैं जो कि खाद का काम करती है। सिल्क वॉर्म क्या करती है, प्लांट्स को खाद, जो डेड प्लांट्स होती है उनको खाती हैं, और जब वो मर जाते हैं ना सिल्क वॉर्म, तो उनकी जो डेड बॉडी है वो एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करती है, खाद का काम करती है। पिसिकल्चर, फिशिकल्चर मतलब फिश को पालना और उनसे फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। विटिकल्चर में ग्रेप्स उगते हैं, और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह और फ्लावर्स उगते हैं। अब देखो फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम, यानी कि जो एग्रीकल्चर है या फिर फार्मिंग है, खेती बाड़ी, एक बहुत बड़ा सा सिस्टम है जिसमें हम बीज का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह का, मशीन का यूज़ करते हैं, और लेबर यानी कि हम लेबर का यूज़ करते हैं, मतलब इंसान वगैरह को रखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग में क्या करते हैं, बोना हो गया, खेत पहले जोतना, फिर उसमें बीज बोना, फिर उसमें पानी देना, फिर वीड यानी कि जो कुछ गलत प्लांट्स उगते हैं, जैसे कि जो हमें नहीं चाहिए होते हैं प्लांट्स, बेकार फसलें उगती हैं, उनको अलग करना पड़ता है, और बाद में कटाई। तो ये सारे प्रोसेस जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कितने प्रोसेस पढ़े: प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें हमारा डिज़ायरेबल मिल जाता है, डिज़ायरेबल हमें क्रॉप मिल जाती है। अब देखो फार्मिंग कितनी तरीके की होती है, फार्मिंग होती है 2 तरीके की फार्मिंग होती है। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर भी और कैटेगरीज आती हैं, कई सारी कैटेगरीज आती हैं। अब इनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इस फार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि किसी ने खेती बाड़ी करी, तो वो खेती किसके लिए करेगा, सिर्फ वो अपने लिए करेगा, मतलब कि मेरी फैमिली खा पाए, मैं अपने लिए करूँगा, मुझे बेचना नहीं है उसे, ठीक है। और इसमें घर के लोग ही उगा देते हैं, जैसे कि मदर फादर हो गए, बच्चे हो गए, ये सब लोग मिलके ही अपनी फसलें उगाते हैं और खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखो अब 2 तरीके की फार्मिंग होती है सब्सिस्टेंस में। सबसे पहले इंटेंसिव, इसमें क्या होता है, एक छोटी सी जगह लेता है वो, छोटे छोटे टूल्स यानी छोटे छोटे औजार लेता है, और ज़्यादा लेबर यूज़ करता है। लेबर्स में क्या होता है कि उसके घर के ही लोग होते हैं। अब वो राइस वगैरह उगाते हैं, जैसे राइस का मौसम आ गया, चावल उगने का मौसम आ गया, या वीट उगने का मौसम आ गया, तो उसमें वो क्या करेंगे, खुद के लिए ये सब उगाएंगे, घर के सारे लोग लग जाएंगे उस सबको काम को करने में। अब होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता होगा कि एक जगह कुछ साल तक हम फसल उगाते हैं, और जब वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, उसमें मिनरल्स नहीं बचते, तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। और इसमें साथ में हम एनिमल्स को भी पालते हैं, जैसे गाय वगैरह हो गई, उनको हम पालेंगे, उनसे दूध लेंगे, गाय भैंसे हो गई, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ना थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये सारा पूरा ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पूरा ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। कि देखो ये क्या होता है कि एक जगह होती है, और जब जैसे हमने कई साल तक उसमें कुछ फसल उगाई, अब वो बंजर हो गई वो ज़मीन, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी चली गई, तो अब हम उसे कुछ साल तक ना खाली छोड़ देंगे, बिल्कुल उसे खाली छोड़ देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने आप कोई फसल उग जाए, अपने आप फसल अगर उग गई, तो हम उस फसल को वहीं जला देंगे, और वो जो जली हुई पेड़ है, क्योंकि उसने धरती के मिनरल्स ले लिए हैं, धरती के पोषक तत्व लिए हैं, तो उसे वहीं जला देंगे, और वो उसे मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद कुछ सालों बाद हम उसी ज़मीन पर वापस से कई सारी चीज़ें उगा सकते हैं, जैसे मेज़ हो गई, मक्का हो गई, आलू हो गई, ये सब वापस हम उस पर उगा सकते हैं। इस एक्टिविटी को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं।
अब देखो नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, हम कुछ जानवरों को पालते हैं, जैसे कि शीप हो गई, कैमल हो गई, गाय भैंस होती है, इन सबको पालते हैं। फिर उनसे हम मीट भी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं उनका, उनकी हम ऊन लेते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये जो फार्म हर्डर्स होते हैं, ये जो जानवरों को पालते हैं, ये उनको पालते हैं, इनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो ये अपने एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनके थ्रू वो खाना खाते हैं, उनके थ्रू वो कमाते हैं, उनकी स्किन वगैरह को वो बेचते हैं। देखो सबसिस्टेंस हमने पढ़ा कि वो अपने लिए उगाते हैं, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, वो जो फसल उगाते हैं वो इसलिए उगाते हैं ताकि वो मार्केट में उसे बेच सके, उनको कमर्शियलाइज कर सके। कमर्शियल मतलब उन्हें बेच सके, सिंपल। ठीक है, जैसे वेट मेज ये लोग फिर लार्ज नंबर पे उगाते हैं, सिर्फ इन्हें अपनी फैमिली की नीड पूरी नहीं करनी, इन्हें बल्कि सबकी नीड पूरी करनी है। अब देखो इसके अंडर हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, एक ही ज़मीन पे हम जब 3-4 क्रॉप एक साथ उगाते हैं उसे बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। अब देखो प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप, जहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, जैसे टी उगा रहे हैं तो टी ही उगेगी, कॉफ़ी उगा रहे हैं तो कॉफ़ी ही उगेगी, तो इसको बोलते हैं हम प्लांटेशन। अब देखो हम कुछ क्रॉप्स की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले राइस। देखो राइस आपने देखा होगा, इंडिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ और वहाँ पे राइस ना खाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। या वर्ल्ड के हम कहीं भी जाए तो हम देखते हैं कि राइस हमें वहाँ पे इजीली मिल ही जाता है। तो ये एक मेजर क्रॉप है वर्ल्ड की, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ये उगाई जाती है। अब देखो राइस उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी बहुत गर्मी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी यानी कि काफ़ी बारिश भी चाहिए, और जैसे ह्यूमिडिटी का मौसम होता है, चिपचिपा मौसम होता है, वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये कौन से सॉइल में उगती है, ये एलुवियल और क्लेई सॉइल में उगती है, क्योंकि ये पानी को रोक पाती हैं। जो क्लेई सॉइल होती हैं ये पानी को सींचने नहीं देती और खुद के पास रोक के रखती हैं, इसलिए हम उसे राइस को वहाँ पे उगा सकते हैं। चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में राइस उगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो गेहूँ यानी कि वीट। अब हम इंडिया के हैं तो वीट के बारे में हम तो सब फेमिलियर होंगे ही। वैसे तो पूरे वर्ल्ड, जैसे यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ सब में वीट उगाया जाता है, सॉरी। और वीट जो है वो विंटर सीजन में उगाया जाता है, और ये लूमी सॉइल में उगता है, क्योंकि ठीक है लूमी सॉइल में इसे उगाया जाता है। वीट उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए, बहुत ज़्यादा रोशनी चाहिए सूरज की। देखो अब थर्ड नंबर पे है मिलेट्स। मिलेट्स एक बहुत पोषक तत्व होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ये बहुत चीज़ों में यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इन्हें ज़्यादा फर्टाइल लैंड चाहिए, ज़्यादा ये कम फर्टाइल लैंड में भी उगते हैं और सैंडी सॉइल में उन्हें उगाया जाता है। इनको बारिश भी कम चाहिए और इन्हें मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, यानी ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, और रेनफॉल लेकिन हाँ इन्हें प्रॉपर चाहिए। ठीक है, जैसे कि मिलेट्स के एग्जांपल हो गए, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, तो यहाँ पे ये सब उगते हैं। अब देखो मेज़ यानी कि मक्का, तो ये मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड हमें चाहिए, और ये नॉर्मल रेनफॉल में उग जाता है, ज़्यादा इन्हें बारिश नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इन्हें धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे उगते हैं, अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना में हमें मेज़ मिल जाएगा। देखो मेज की साइड में इन्होंने फोटो भी दी हुई है। अब देखो कॉटन को क्या होता है, कॉटन को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा गर्मी चाहिए, लेकिन रेनफॉल कम होनी चाहिए। ठीक है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इन्हें, प्रॉपर सनशाइन के अगर उगाना है तो 210 फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि ठंड नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, धुंध नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ कब ज़्यादा अच्छी उगती है, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छी उगती है। यूएस, चाइना, इंडिया में ये पाई जाती है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट में भी कॉटन उगती है। अब देखिए जूट क्या होता है, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। देखो इसका हल्का सा कलर क्योंकि गोल्डन होता है। ये एलुवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छे से उगती है और इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा बारिश भी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी काफ़ी धूप में उगेगी और काफ़ी इसे बारिश भी चाहिए। तो ये इंडिया में भी उगाई जाती है जूट जो है, और बांग्लादेश में भी काफ़ी सारी जूट हमें मिलती है। अब देखिए कॉफ़ी को कैसा टेम्परेचर चाहिए, वार्म यानी गर्म चाहिए और गीला भी चाहिए, यानी बारिश होनी चाहिए। ये लूमी सॉइल में उगती है और ये ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पे, हिली स्लोप्स पे इसे उगाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हमें कौन से देश से मिलती है, ब्राज़ील से, उसके बाद कोलंबिया, और थर्ड नंबर पे इंडिया आती है। तो ये क्वेश्चन ना आ सकता है कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगती है, उन 3 स्टेट के नाम बताओ। तो सबसे पहला है ब्राज़ील, कोलंबिया एंड देन इंडिया। अब देखिए
टी कहाँ पे होती है, एक बिवरेज क्रॉप है, यानी हम टी को पीते हैं, और एक ठंडे क्लाइमेट यानी कूल क्लाइमेट में उगती है जहाँ इसे रेनफॉल भी प्रॉपर चाहिए। ठीक है, इट नीड वेल ड्रेन लूमी सॉइल, इसे एक लूमी सॉइल चाहिए क्योंकि लूमी सॉइल पानी रिटेन नहीं रखती अपने पास, वो निकाल देती है। ठीक है, और वो थोड़ी पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में, कीनिया में, चाइना में, श्रीलंका में हमें टी उगती है, हम वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, तो ये सब हमने कई सारी क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए, अब आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है कि हम जैसे कि दिन पे दिन हम देखते हैं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसकी नीड्स को भी हमें फुलफ़िल करना है। तो उसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कई सारी हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ों की बात करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कई सारे हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे हम कैसे पानी हम कैसे अच्छे से दे सकते हैं, कैसे फर्टिलाइज़र दें, कैसी सीड्स हम यूज़ करें, कैसी मशीन्स यूज़ करें, ये सब की बात करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो कई सारी जगहों पे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े मशीन्स यूज़ होती हैं, या फिर मतलब बहुत अच्छी मशीन्स यूज़ होती हैं। और पता है बाहर की कंट्री में, जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पे तो जो बिजनेसमैन बोला जाता है फार्मर्स को। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, अ फार्म इन इंडिया, ये एक स्टोरी है। तो चलो उसे अब देखते हैं। देर इज़ अ स्मॉल विलेज अदीलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक स्टोरी है। मुन्ना लाल वहाँ का एक फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टर की ज़मीन है। ठीक है, उसका गांव जो है, उसका जो खेत है वो विलेज में है। उसने अब कई सारी मार्केट से सीड खरीदी हैं अपने खेत में उगाने के लिए। उसका लैंड जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, और वो साल में कम से कम 2 क्रॉप उगाता है। ज़्यादातर वो वीट और राइस और दालें उगाता है उस पे। द फार्मर टेक, वो जो फार्मर है वो एडवाइस किससे लेता है, अपने दोस्तों से और अपने एल्डर से एडवाइस लेता है कि गवर्नमेंट ने क्या हेल्प करी है उन, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या उन्हें फैसिलिटीज़ मिल सकती है, क्या क्या मेथड वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो अभी तक क्या यूज़ करता है, बुलॉक्स मतलब वो बैलों का यूज़ करके अपने खेत को जोतता है। ठीक है, उसके गांव में एक ट्यूबवेल है जहाँ से वो पानी देता है अपने खेतों को। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज, 2 बफेलोज हैं उसके पास, और 2 उसके पास हैंस है यानी मुर्गी है, वो मिल्क बेचता है उसके। ठीक है, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहाँ मिल बांट के काम होता है। ठीक है, तो ये वहाँ रहता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सारे मेंबर्स जो हैं फैमिली की वो उसकी हेल्प करते हैं। और उसके पास क्या HYV सीड है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स है, यानी कि वो सीड्स जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती हैं। ठीक है, वो जो अपना उगाई हुई फसलें हैं उसको वो कहाँ बेचता है, मंडी में बेच देता है। ठीक है, लेकिन उसके पास उन चीज़ों को स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि वो उन्हें जमा करके नहीं रख सकता। तो उसको क्या होता है, वो जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता है, वरना क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसकी ज़रूरत को देखते हुए डेवलपमेंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप करी हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं, ऐसे ही मोहन की तरह और भी फार्मर्स होंगे जिनको फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास अपनी फसल को वो स्टोर करके रख सके। उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं ताकि वो अपनी क्रॉप्स को स्टोर करके रख सके। अब देखो, ये हमने पढ़ा इंडिया की स्टोरी, अब हम पढ़ेंगे अ फार्म इन द यूएसए। ठीक है, द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए बहुत बड़ा होता है। इंडिया के फार्म तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 250 हेक्टर्स के इनके पास फार्म्स होते हैं। आपको पिक्चर में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, ये सब उगाया जाता है। ठीक है, अब वो ये भी ध्यान रखते हैं कि उनकी क्रॉप्स को सारा कुछ मिले, फैसिलिटीज़ मिल पाए। ठीक है, पेस्ट यानी कि जो कीड़े लग जाते हैं उसके लिए भी वो ध्यान रखते हैं। टाइम टू टाइम ये अपने जो मिट्टी का ना सैंपल जो है लैब्स में भेजते हैं कि उनकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनकी सॉइल में। तो काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स का भी ये यूज़ करते हैं केमिकल वगैरह का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े वगैरह को मारने के लिए यूज़ करते हैं। अब उनके पास बैल नहीं है, वो यूज़ करते हैं ट्रैक्टर। और वो प्लोम करने के लिए क्या करते हैं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से क्या होता है, सीड साथ साथ डलती जाती हैं। लेवलर होता है कि मतलब हम जिसको अपनी ज़मीन को एकदम लेवल में ला सके, अपने खेत को एकदम लेवल में ला सके। तो ये जो सारे काम होते हैं ये यूएसए में होते हैं। और देखो नीचे क्या लाइन लिखी हुई है, द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ प्लीजेंट फार्मर। यानी कि जैसे यहाँ पे इंडिया में हम किसान की इमेज, अगर मैं आपको बोलूँ ना किसान के बारे में सोचो, तो आपके माइंड में एक ऐसा आदमी आएगा जो बेचारा सा लग रहा होगा। ठीक है, एक सबसे पहले तो आएगा मैन, एक
आदमी दिखाई देगा। लोग बहुत कम लोग होंगे जिनके माइंड में फार्मर सुन के एक लड़की आई होगी, ऐसा नहीं होगा। सब ज़्यादातर के मन में लड़का आया होगा और वो भी बेचारा सा, लेकिन अमेरिका में वो बिजनेसमैन की तरह रहते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में। मुझे लगता है कि ये आपको चैप्टर अब क्लियर होगा। अगर नहीं है किसी के फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, to do subscribe to our channel. Thanks for watching.